नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी मीनाक्षी नटराजन को लेकर हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक की, टीएमसी और एनसीपी के कांग्रेस में विलय की। कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। देखेंगे कैसे टीएमसी को तोड़ने में फेल हुई बीजेपी। बोल रहे हुए झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए। बिहार एनडीए में क्यों पड़ी फूट, जानेंगे यूपी में मंत्री के बयान पर कैसे घिरी योगी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक, पीएम मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। 12 राज्यों में से 11 में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित, सभी उम्मीदवार निर्विरोध जीते। झारखंड की 2 सीटों पर 18 को होगी वोटिंग, उसी दिन आएंगे नतीजे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बिहार सरकार पर हमला, असली मुद्दों से भागने का लगाया आरोप। पढ़ाई, कमाई, दवाई और न्याय के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के दावों का मामला, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया बयान, कहा यहां तो भूमि पूजन के समय से आज तक निरंतर हो रही है चोरी। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, 150 अंकों की गिरावट के साथ 73,832 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 53 अंकों की गिरावट के साथ 23,161 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी पर वोट चोरी, सांसद और विधायकों की चोरी के आरोप के बीच अब सीट चोरी के आरोप भी लगने लगे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले पर विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया ही, साथ ही पार्टी की अहम बैठक भी बुलाई, जिसमें इस मुद्दे को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार देते हुए इस फैसले को पूरी तरह गलत बताया। हालांकि चुनाव आयोग से उसे इस मामले में कोई राहत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर 12 जून को सुनवाई होगी, लेकिन 11 जून को ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश में जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो चुनाव आयोग को इस मामले में विचार करने के निर्देश दे सकता है। कांग्रेस की तरफ से न्याय के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हमारे सीएलपी नेता उमंग सिंघार ने हमारे सभी विधायकों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। हमने भारत के चुनाव आयोग के सामने न्याय की गुहार लगाई, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर हमें इन दोनों संस्थाओं से न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी कांग्रेस ने राष्ट्रपति से भी न्याय की मांग की है। इस बीच दिल्ली में पार्टी ने कांग्रेस सचिवों और राज्य अध्यक्षों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें इस मामले से कैसे डील किया जाए इसे लेकर गहन चिंतन हुआ। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने बताया कि हमने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा की। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, कोई एफआईआर या कोई आरोप पत्र दर्ज नहीं था, फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ झारखंड में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने संबंधित कॉलम में अपना नाम ठीक से नहीं लिखा, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन स्वीकार कर लिया। ये भारतीय लोकतंत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का खेल चल रहा है। आज की बैठक में हमने इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पेपर लीक, आसमान छूती महंगाई और मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों से हुई आर्थिक बर्बादी भी इस बैठक के एजेंडे का हिस्सा थे। हमने अपने लोकतंत्र की स्थिति, हमारे संविधान के लिए खतरों और आज सामाजिक न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की जरूरत पर भी चर्चा की। यानी कांग्रेस तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की घेराबंदी की योजना बना रही है। अब देखना यह होगा कि उसकी रणनीति मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कितनी कारगर साबित होती है।
कांग्रेस ने अब पूरे देश में बीजेपी की मुसीबत को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। वहीं मुसीबत में घिरी दिख रही टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस बड़ी उम्मीद बन गई है। खबर है कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। इस पर दोनों ही दलों के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और इन चर्चाओं के बीच टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान भी सामने आया है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में बगावत की लहर दौड़ गई है। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कई सांसद बागी हो गए हैं। इन चुनौतियों के बावजूद पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी की नींव को जकड़कर पकड़ा हुआ है। वो किसी भी हाल में टीएमसी को टूटने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है। ममता की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात और अभिषेक बनर्जी की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि जल्द ही टीएमसी और कांग्रेस का विलय हो सकता है। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, बीजेपी का जो हमला है, बीजेपी यहाँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल के लोगों पर हमला कर रहा है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस तोड़ रहा है, ये सब के खिलाफ सब लोग को इकट्ठा करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। टीएमसी में टूट की खबरों के बाद अब बीजेपी पर पार्टियों को तोड़ने के आरोपों ने इसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी सिलसिले में एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके। पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी, तो हम ये भुगत चुके हो। इसीलिए हम तृणमूल के साथ। विपक्ष के इन हमलों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है और इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब 11 जून को दिल्ली के इंदिरा भवन में एआईसीसी की बड़ी बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के कांग्रेस में विलय को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। कांग्रेस में टीएमसी का विलय पर बातचीत चल रही है क्योंकि ममता बनर्जी इस वक्त अपनी पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। एक तरफ कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। 4 दिन में 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। 58 विधायकों ने बगावत कर दी है। सांसदों की बगावत की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब टीएमसी संसदीय दल में टूट का खतरा टलता दिखाई दे रहा है। टीएमसी को तोड़ने की बीजेपी की साजिशें पूरी तरह फेल हो गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानिए रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में जारी टूट ने राज्य की सियासत में बड़ा तूफान ला दिया है। बीते 3 दिन में 3 सांसदों का इस्तीफा आ गया है। सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रे के बाद अब टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका कल्याण बनर्जी से लगा है। टीएमसी के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी ने भी ममता को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। दरअसल उनकी ये नाराजगी अभिषेक बनर्जी से जुड़े तलाशी और समन मामले में अचानक वकील बदलने को लेकर है। लेकिन अगर वक्त रहते उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई, ये टीएमसी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। हालांकि जिस तरह ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के बाकी नेता मजबूती के साथ एकजुट हो रहे हैं, साथ ही इस बिखराव को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उसे देखकर ये तय माना जा रहा है कि टीएमसी तो जल्दी ही इस संकट से बाहर आ जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसका प्लान फेल होता नजर आ रहा है। अब टीएमसी के एक के बाद एक नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और ये साफ कह रहे हैं कि वो दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। इनमें से एक नाम टीएमसी सांसद प्रतिमा मंडल का भी है। बाकी सांसदों की लिस्ट में उनका नाम भी जोड़े जाने को लेकर प्रतिमा मंडल ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ, आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ, आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो? यानी उन्होंने टीएमसी में टूट को लेकर फैलाई जा रही फर्जी खबरों को लेकर बीजेपी को सीधा चैलेंज दे दिया। वहीं पार्टी की दूसरी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी 20 सांसदों के बागी होने के दावे को गलत बताते हुए कहा कि दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए विधायक दल नहीं बल्कि राजनीतिक दल के 2/3 मेंबर को अलग होना होगा, और मात्र अलग होना नहीं होगा, उन्हें बीजेपी में विलय भी करना पड़ेगा। मतलब पहली बात तो ये कि आपके पास 2/3 मेंबर हो, सिर्फ 19 नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य ये उनके पास नहीं है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बागी बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे। यही नहीं, जो 58 बागी विधायक हैं उनका भी रुख बदलता दिखाई दे रहा है। अब वो ममता बनर्जी के पास लौटने के संकेत दे रहे हैं। बागियों में से एक टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने उनकी तारीफ में कहा कि ममता एक ऐसी नेता है जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद पार्टी बनाई। यानी टीएमसी में टूट की सारी कोशिशें फेल होती दिखाई दे रही हैं। बंगाल में तो बीजेपी की चाल नहीं चल पाई, लेकिन बिहार में जरूर उसने अपने ही सहयोगी के साथ खेल कर दिया। बीजेपी की चाल का शिकार बिहार में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी बन गई।
बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। जो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उसमें आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का नाम नहीं है। ऐसे में उनका मंत्री पद संकट में फंस गया है और इस बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि दीपक प्रकाश को बीजेपी ने एक एमएलसी सीट देने का वादा किया था, लेकिन अब उसे तोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में 18 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एनडीए में टूट की खबरें तूल पकड़ती जा रही हैं। आरएलएम नेता और अपने बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी टिकट न मिलने पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी पर अपने वादे से मुकरने के आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं और अब इन आरोपों पर मुहर भी लग गई है। दरअसल आरएलएम नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल कर बड़ा दावा किया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरएलएम नेताओं ने कहा कि तत्कालीन बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुनाव के दौरान आरएलएम को एक विधान परिषद सीट की हिस्सेदारी देने पर अपनी लिखित सहमति दी थी। राजनीतिक गलियारों में ये पत्र तब चर्चा में आया और तेजी से वायरल किया गया जब आरएलएम नेता दीपक प्रकाश को हाल ही में घोषित एमएलसी सीट नहीं मिल पाई, जिसके बाद से पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए इस गुप्त समझौते को सार्वजनिक कर दिया। इस पत्र के सामने आने के बाद अब बीजेपी कटघरे में खड़ी हो गई है। जैसे आप जानते हैं कि बिहार में एमएलसी की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एनडीए ने कुल 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इनमें बीजेपी जेडीयू के 4 और एलजेपीआर से 1 प्रत्याशी शामिल है, जबकि महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। चर्चा थी कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन एनडीए की लिस्ट में उनका नाम नहीं देख दांव उल्टा पड़ गया। ऐसे में दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में आ गया है, जिसे लेकर आरएलएम ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में बीजेपी ने अपने ही सहयोगी को धोखा दे दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जनता को बड़ा धोखा दिया है। अचानक ही बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई और जब जनता का गुस्सा फूटा तब ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं है कि बिजली महंगी हो गई। मेरे विभाग ने इस बारे में मुझे बताया ही नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूपी में योगी सरकार के अधिकारी हो गए हैं बेलगाम। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी तो पड़ ही रही है, लेकिन अब बिजली के बिलों ने जनता का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राज्य में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ सरकार और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी खुलकर उजागर हो गई है। दरअसल यूपीपीसीएल ने जून के बिलों में बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक 10% फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े संवेदनशील फैसले की जानकारी खुद सूबे के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को भी नहीं थी। उन्हें इसकी भनक तब लगी जब उन्होंने न्यूज चैनलों पर यह खबर देखी। खबर देखते ही ऊर्जा मंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल को एक बेहद तीखी चिट्ठी लिख डाली। मंत्री ने सीधे तौर पर पूछा, बिना बताए जनता पर बिजली की यह महंगाई क्यों थोपी गई? विभाग के इतने बड़े और संवेदनशील फैसले मुझे खुद टीवी चैनलों के माध्यम से पता चल रहे हैं। अनुभवी कर्मचारियों को हटाकर बिजली व्यवस्था में जो लापरवाही बरती जा रही है वो पूरी तरह जनहित के खिलाफ है। हालांकि उपभोक्ता परिषद की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग ने इस 10% सरचार्ज को पूरी तरह अवैध करार दे दिया है। आयोग ने यूपीपीसीएल को नोटिस जारी कर 19 जून तक जवाब मांगा है। अब जहां एक तरफ विभाग के अंदर घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। बांदा जिले में पिछले 1 महीने से बिजली गुल है। इस बदहाली पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री जी के 24 घंटे बिजली आने के दावों का ट्रांसफार्मर उड़ गया है क्या? महीने भर से बिजली ना आने का रिकॉर्ड बनाने का होर्डिंग सरकार लगवाएगी या जनता? भाजपा सरकार का मतलब भ्रष्टाचार का अंधकार। इस प्रशासनिक खींचतान और राजनीतिक वार पलटवार के बीच यूपी की आम जनता बुरी तरह पिसती दिखाई दे रही है। यूपी में तो बीजेपी घिर गई है, वहीं मणिपुर में भी उसकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार बने काफी वक्त हो गया है, लेकिन राज्य में हिंसा थमती हुई नहीं दिख रही है। वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने तनाव बढ़ा दिया है। पिछले लगभग 1 महीने से लापता 6 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसके बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और इस घटना पर नागालैंड के मुख्यमंत्री का गुस्सा भी फूट पड़ा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में जारी हिंसा का दौर थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर पहले ही राज्य में तनाव फैला हुआ था और अब चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 13 मई से 6 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों की तरफ से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब आखिरकार उनकी बॉडी बरामद हो गई है। इस घटना से जनता का गुस्सा और बढ़ गया। हालात और ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं।
नगा समुदाय के 6 लोगों की बॉडी मिलने के बाद यूनाइटेड नागा काउंसिल में आक्रोश बढ़ गया है। संगठन ने इसे मानवता पर हमला बताया और 24 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन को हटाने की मांग भी की है। इस मामले को लेकर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी भड़क गए हैं। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने इसे भयानक और अमानवीय कृत्य बताया है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस घटना को दर्दनाक बताते हुए कहा कि इस पर जवाबदेही जरूरी है। निष्पक्ष, पारदर्शी, विश्वसनीय प्रक्रिया के माध्यम से ही लोगों में कुछ हद तक विश्वास बहाल किया जा सकता है। वहीं अब इस पर बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है। आरोप है कि सरकार हालात संभालने में नाकाम रही है। नगा काउंसिल ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। यानी सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो उसकी मुश्किलें बढ़नी तय है। बीजेपी के खिलाफ आंदोलन जारी है। वहीं पश्चिम एशिया में तनाव थमता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तीसरे दिन भी हमले जारी रहे। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद उसके ठिकानों को निशाना बनाया और अब इस जंग की आंच भारत तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की जान चली गई, जिस पर भारत सरकार ने भी नाराजगी जाहिर की। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, जानेंगे रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। होर्मुज के आसपास के इलाके धमाकों से गूंज उठे। मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक ईरानी मालवाहक पोत पर अमेरिकी मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने इसे युद्ध विराम का खुला उल्लंघन करार देते हुए अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC की एरोस्पेस फोर्स और नौसेना ने कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा एयरबेस समेत अमेरिका के 18 अहम मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। ईरान ने इन अमेरिकी हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के इन हमलों ने 8 अप्रैल 2026 के युद्ध विराम को प्रभावी रूप से अर्थहीन बना दिया है। इस तनाव के बढ़ने से पैदा होने वाले खतरनाक नतीजों के लिए अब अमेरिकी सरकार जिम्मेदार होगी। अमेरिका और ज़ायोनी शासन की अराजकता और दादागिरी के सामने चुप्पी और निष्क्रियता दुनिया को अराजकता और असुरक्षा की तरफ धकेल देगी। यानी ईरान ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि भारतीय क्रू वाले जहाज MT जलवीर पर हमला हुआ है। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास MT सेत्तेबेल्लो टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिस पर भारत ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि सेत्तेबेल्लो ईरानी तेल ले जा रहा था। उसने चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। यानी अब इस जंग का असर केवल खाड़ी देशों पर ही नहीं बल्कि भारत में भी दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालात में बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने दोनों देशों से तनाव कम करने और बातचीत की तरफ लौटने की अपील की। तुर्की और चीन जैसे देशों ने भी हमले रोकने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब बातचीत मुमकिन है? ऐसे में अब सबकी नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तो अच्छी नजर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बड़ी सुहानी सी तस्वीर नज़र आ रही है, जिसमें हमारे माननीय न्यायाधीश, कुछ माननीय न्यायाधीश और कुछ केंद्रीय मंत्री जी लंदन के बैडमिंटन कोर्ट पर बैडमिंटन खेल रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब माननीय न्यायाधीश जी और माननीय नेताओं की दोस्ती सामने ना आई हो। पिछले कुछ दिनों में कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी जिनमें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तक दिखाई दिए और उनके दोस्ती वाले कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई। अच्छी बात है, न्यायपालिका व कार्यपालिका के अंदर इस तरह से मधुर संबंध होना, अरे इसको तो हमारे पड़ोसी देशों को ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पर ज़रा सी बात पे बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार और पता नहीं किन किन मामलों के अंदर जेलों में डाल दिया जाता है और फांसी तक चढ़ा दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।